पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहां पर मौजूद हैं। और देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में एक नाम जो कि बड़ा सुर्खियों में है वो है ज़ोहरान ममदानी का, जो कि न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं। बहुत यंग है, 35 ईयर्स ओल्ड हैं। और उनकी बहुत खास शैली के अंदाज रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क की जनता से जो वादे किए, बहुत बेसिक्स नीड की, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और फिर पहले वो प्राइमरी इलेक्शन जीता, उसके बाद में फिर फाइनल इलेक्शन भी रविंद्र जी वो जीत गए हैं। लेकिन जीते वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन है। लेकिन इसका जो मैसेज है वो पूरे अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। ज़ोहरान ममदानी को लोग सर्च कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। पहली बात तो बता दें कि भारतवंशी हैं। उनकी माता प्रख्यात फिल्म की निर्देशक रह चुकी हैं। उनके पिता जो वरिष्ठ विद्वान रह चुके हैं, वो भारतवंशी हैं। तो ऐसे में ज़ोहरान ममदानी ने कैसे ये किला फतेह किया? दूसरा सवाल उठता है रविंद्र जी, कितना इंपॉर्टेंट है ये न्यूयॉर्क शहर और इसका चुनाव जीतना और इसका मेयर का चुनाव इलेक्शन जीतना? और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाए, या फिर ये मानी जाए कि लगातार दूसरी टर्म में ट्रंप ने जिस जिस तरह के फैसले लिए हैं, जिस जिस तरह से उनकी कूटनीति चल रही है, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी, खासतौर से अमेरिकन इससे खफा है, नाराज है। अंदर अंदर अमेरिका जल रहा है, सुलग रहा है। और उसकी चिंगारी जो है वो न्यूयॉर्क में देखने को मिली है, क्योंकि बहुत विरोध किया, एलन मस्क ने भी विरोध किया। यहां तक कह दिया रविंद्र जी कि हम फंड, जो एक्स्ट्रा फंड होगा वो भी नहीं देंगे। आपने तीन बातें कही हैं। सबसे पहले इसका ही जिक्र करते हैं कि ममदानी ने चुनाव किस अंदाज में लड़ा जी। उन्होंने कौन से वादे किए। रोटी कपड़ा मकान की उन्होंने बातें की। डेमोक्रेटिक पार्टी से ममदानी आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप आते हैं, और ट्रंप के लिए एक बड़ी हार है। ममदानी ने जो चुनावी वादे किए उस पर आने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क कितना महत्व रखता है अमेरिका। जी बिल्कुल। राजनीति में। अमेरिका का दिल न्यूयॉर्क को कहा जाता है। बिल्कुल। न्यूयॉर्क आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर मीडिया हाउसेज जो है, मीडिया कंपनीज बहुत सारी हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का ऑफिस यहाँ पे। तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। ट्रंप का जन्म यहीं पे हुआ, ट्रंप का पहला घर इसको यहीं पर कहा जाता है। न्यूयॉर्क की अगर हम सालाना जीडीपी की बात करें, 2.3 ट्रिलियन भारत की जीडीपी है, 3 ट्रिलियन पूरे अमेरिका की 30 ट्रिलियन के आसपास है। अकेले न्यूयॉर्क की। हाँ, 3 ट्रिलियन वहां के, 3 ट्रिलियन डॉलर न्यूयॉर्क की जीडीपी है। वहां का बजट बहुत बड़ा है, और इसी लिहाज से जरूरी यहां पर हो जाता है कि एक तरह से कहें कि ट्रंप की साख यहां पर दांव पर लगी हुई थी। पिछले 100 साल में अगर न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव देखें तो ये ममदानी पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे हैं। सबसे युवा 34-35 साल की इनकी उम्र हो जाती है। पहले भारतवंशी हैं जो मेयर बनने जा रहे हैं। भारत के से इनका रिश्ता है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के दौरान कई सारी बातें कही। 2002 के दंगों का जिक्र भी किया था। ममदानी को प्रो फलस्तीन एजेंडा और एंटी इजराइल के तौर पर माना जाता है। उनके भाषणों में भी ये बातें की। 4 चुनावी वादे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कैंपेन चलाकर ट्रंप यहां पर राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बार उनको मौका मिला, चुनाव वो जीत पाए। ममदानी ने 4 बेसिक चीजें की। उनकी वादों की 4 मुख्य बातें हैं। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। भारत में जिस तरीके से फ्रीबीज कह लीजिए, रेवड़ियां कह लीजिए, जिनके ऊपर पिछले 15-20 सालों में ये चुनाव चल रहा है, इससे पहले भारत के दक्षिणी राज्यों से इसकी शुरुआत हुई थी। चाहे तमिलनाडु हो या फिर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर टीवी देना, साड़ियां देना, इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी आई हो या बाकी और पार्टी में हम हाल फिलहाल के चुनाव देखें
तो उसमें बिजली बिल माफ करना, पानी का बिल माफ कर देना, या 10,000 रुपए की किस्त दे देना अलग अलग तरह से, और कुछ वायदे कर देना जिनका जिक्र फ्रीबीज और रेवन्यू के तौर पर। ये सही है या गलत, ये जांच का विषय, ये बहस का विषय है, और इसको लेकर ये वोटर के ऊपर जाता है कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, उसी हिसाब से वोटिंग देते हैं। ममदानी ने 4 वादे के पहला वादा, न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है, लंदन के बाद ये सबसे महंगा शहर है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी लोग न्यूयॉर्क में काम करने के लिए आते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता है, तो होता क्या है, हम इंडिया में भी यही देखते हैं, हर महीने, हर साल अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, पहली तो बात है घर लेना ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आपका कितना किराया बढ़ जाता है हर साल? 10% बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इसलिए बढ़ता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ है, नौकरी है कि नहीं है, इन्फ्लेशन 10% तक बढ़ा है, नहीं, इससे लैंडलॉर्ड को फर्क नहीं पड़ता, वो 10% बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छी बात जो आपने ये रविंद्र जी कही है ना, कि मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों के लिए अगर इसको एज अ एग्जाम्पल हम समझें, तो मान लीजिए हिंदुस्तान के कुछ 5 शहर ऐसे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुड़गांव और नोएडा, जिनको आप साइबर सिटी, पुणे, ये कुछ शहर ऐसे हैं कि जहां पर अगर हम पूरे देश के औसतन निकालें तो सारे बड़े आईटी हब यहीं पर हैं, कंपनियां यहीं पर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पर है। तो वहां पर अगर आप एक कमरा 2 कमरे के घर लेंगे, तो उसमें अगर आप थोड़े से ठीक ठाक मैं ये बहुत नहीं कहूंगा कि बहुत हाई फाई में तो बहुत ज्यादा है, एक मिडिल औसत को लेकर चलेंगे, तो आप थोड़े भी अच्छे लोकेशन को चूज करेंगे, तो वहां आज की डेट में नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए कि 25 से 30 हजार रुपया 2 BHK के फ्लैट का जाता है। अगर आज के दिन में नोएडा का कोई विधायक या सांसद जो भी इलेक्शन लड़े, और अगर वो ये मुद्दा उठाए, वो तो राजनीतिक पार्टी है, तो अपने अगर वो मैनिफेस्टो में या अपनी वो बात की भैया हम जो है यहाँ के रेंट पर कंट्रोल करेंगे, हम 10,000 से ऊपर आपको रेंट नहीं जाने देंगे, वही कहा कि सेम टू सेम उसने वही स्थिति किराया है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो ज्यादातर वोटर हैं वो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो न्यूयॉर्क में आकर किराए के मकान पर रह रहे हैं। उनको पता है कि जिनके अपने मकान है, जो किराए पर दे रहे हैं, उनकी वोटों की संख्या कम है, नाराजगी उनकी मैं मोल ले सकता हूं, लेकिन उन्हें उस वोट बैंक को देखा। अब आप देखिए कि मेरे पास जो डेटा है कि न्यूयॉर्क की आबादी 85 लाख की है, जिसमें से 8 लाख केवल इंडियंस हैं, और देखिए उसका मतलब 9 से 10% और 33 लाख प्रवासी हैं, बाहर से आए हुए लोग। तो ममदानी ने इस नब्ज को पकड़ लिया कि उन्होंने ये समझा कि न्यूयॉर्क में अगर एक कमरा कोई ले रहा है तो इसमें जो है लाखों रुपए का रेंट दे रहा है, आदमी कैसे गुजारा करेगा। और ये होप सिटी भी है और ये ड्रीम सिटी भी है। अब आप दूसरा उनका चुनावी वादा देखिए, आपका घर कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर अगर आप सफर करके आते हैं, या तो कोई पब्लिक कन्वेंस आप लेते हैं, या फिर अपनी गाड़ी से, अपने दोपहिया वाहन से आप आते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल लगाकर आप आते हैं, तो वो भी एक आपकी कॉस्ट आती है। ममदानी ने कहा कि जो बसेस हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन में मैं फ्री कर दूंगा। इससे बहुत बड़ा वादा, जो नौकरी का वाला तबका है उसको राहत एक की उम्मीद दिखाई दी, और दूसरी तरफ ये राहत दिखाई दी उन स्टूडेंट्स को भी जो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज जाते हैं। तो ये दोनों वोट बैंक पर भी उनकी नजर थी। ये दूसरा उनका बड़ा वादा था, क्योंकि इसने इंपैक्ट करता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि देखिए, जो उनकी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी के पहले राज्यपाल, लेकिन अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो और देखिए कि ममदानी ने एक और गेम खेला कि उन्होंने अपने आप को एक बहुत सिंपल और आम आदमी का उम्मीदवार ये साबित किया, और जबकि दूसरे कैंडिडेट को, निर्दलीय कैंडिडेट को, ये साबित किया कि ये अमीर तबके का व्यक्ति है, अमीरों की बात करता है, इंडस्ट्रीज की बात करता है, ये आदमी जो है करोड़पति और अरबपतियों की बात करता है, मैं तो रोटी कपड़ा मकान की बात करूंगा। उसने वो नब्ज पकड़ ली, और उसी नब्ज के सहारे और दूसरे कैंडिडेट ये भापने में चूके कि भाई न्यूयॉर्क की बेसिक नीड क्या है। माना कि लंदन के बाद में सबसे आधुनिक शहर है, सबसे महंगा शहर है, सारी यहाँ पे आपने जैसे उस शहर के बारे में जीडीपी बताई कि जितनी भारत की उतनी उसकी उस शहर की जीडीपी है, भारत की 2 वहां की है, तो लगभग मतलब, लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजें ममदानी ने अपने कैंपेन के दौरान रखी। उसने, और देखिए सबसे बड़ी बात कि 10 लाख की आबादी मैंने आपको बताई कि इंडियंस की थी, 38 जो लाख, शायद 33 लाख करीब जो दूसरे वर्ग की थी, और अलग अलग प्रवासियों की। वहां पर जिस कम्युनिटी से वो मिलते थे, उस कम्युनिटी की भाषा बोलते थे।
अगर वो मुस्लिमों से वहां पर जाके मुखातिब हो रहे हैं तो वहां पर वो उर्दू का प्रयोग करते थे, शेरो शायरी पढ़ते थे। अगर इंडियन से मिल रहे हैं, हिंदी में बहुत सारी वीडियोस है, और आपकी स्क्रीन में कुछ वीडियो ऐसे चलाएंगे, देखिए वो हिंदी में बात कर रहे हैं, और अगर इंग्लिश में तो उनका फ्लुएंसी है, कई भाषाओं से वो बात करते थे। युवाओं के, चूंकि वो सिंगर पॉप हिप हॉप कर उनका क्रेज रहा, युगांडा में उनका बड़ा मशहूर गाना हुआ था कांडा। हाँ। वो उन्होंने युगांडा की जो बच्चे थे वहां की स्थिति को लेकर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ वो कांडा सॉन्ग। तो उसके जरिए भी वो युवाओं तक पहुंचे, सिंगिंग के जरिए पहुंचे, डांसिंग के जरिए पहुंचे। अमिताभ बच्चन के डायलॉग उन्होंने यूज किए, शाहरुख खान का जो सिग्नेचर स्टाइल है हाथ पैर, वो भी उन्होंने वो करके दिखाया। तो मतलब एक बार उन्होंने अपने एक झलक ये देने की कोशिश की कि न्यूयॉर्क को एक ऐसा मेयर मिलने जा रहा है जो सबको साथ लेकर चलेगा, सारे धर्मों का सम्मान करेगा, और जो निम्न वर्ग है, जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जो असहाय है, उनकी मदद करेगा। अच्छा, तीसरा वादा अगर बात करें ममदानी की तरफ से, चूंकि अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हैं, तो भाई आपको एक इनकम से काम और गुजारा होने नहीं वाला जी। डबल इनकम सिंगल किड्स, ये एक तरह से आज की तारीख में भारत ही, विदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी एक सच्चाई बन चुकी है। तो अब ममदानी ने क्या किया कि भाई अगर माँ बाप दोनों नौकरी पर जा रहे हैं, तो नौकरी पर जाते हैं तो उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? डे केयर में। वहां पर आपकी जेब से पैसा जाता है। बिल्कुल जाता है। ममदानी ने कहा कि भाई मैं मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क मेयर के तौर पर यह सुविधा दूंगा कि डे केयर की फैसिलिटी फ्री में उन पेरेंट्स को मिलेगी जो दोनों ही वर्किंग है। हाँ, चाइल्ड केयर के नाम से उन्होंने ये पूरा, आप जैसे बता रहे सही कि बड़ा तीसरा चाइल्ड केयर के नाम से उन्होंने ये योजना लाई कि भाई हम उन बच्चों के, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर नहीं होगा तो 70 से 80% लोग दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, और बहुत महंगी फीस होती है क्रेच की। 20 से 25 हजार रुपए नोएडा की फीस है 3 से 4 घंटे बच्चे रखने की। 3 से 4 घंटे, 1 साल का बच्चा जाता है, 20 से 25 हजार रुपए लगते हैं। अगर आप ठीक ठाक डे केयर में, जहां पे आपको लगता है, क्योंकि आप बच्चा आप ऐसे कहीं भी फेंक भी नहीं सकते हैं। ठीक बात है। आपको एक माँ बाप उसको चाहे वो अपने मतलब आपके इनकम का, आपकी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे जाता है। अब माँ मान लीजिए 70,000 80,000 कमा रही, तो उसका 20-25 हजार रुपया उस डे केयर में उतने देर के बच्चे को रखने के लिए जाता है। तो ये कितनी बड़ी राहत है, और ये क्यों नहीं कोई समझ पाया कि नहीं इसकी नीड थी। और न्यूयॉर्क की जनता को, न्यूयॉर्क के लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई ये जब अगर हमको मान लीजिए किराया हमारा 50,000 कम हो गया, हमारे 20-25 हजार रुपए यहां से बच ले, तो पर मंथ अगर उनका 1 लाख भी सेव होने लगा तो क्या दिक्कत है। और वही तो बात है। चौथा जो वादा किया बिल्कुल डेली नीड्स के ऊपर उन्होंने किया। भारत का अगर उदाहरण दें कि यहाँ पर कई बार होता है कि प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं, प्याज के आंसू लोग रोने लगते हैं, टमाटर के दाम कई बार बढ़ जाते हैं, अरहर की दाल, तुअर की दाल जिसको बोलते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं। कई लोग जो व्यूअर्स होंगे वो जानते समझते होंगे, अगर दिल्ली से वो है, पहले एक जमाने में सुपर बाजार हुआ करता था, फिर केंद्रीय भंडार भी था, वो फिर हालांकि बंद हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से। वहां पर आपको सही दाम में, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से वहां पर ग्रोसरी मिलता था। जी, ममदानी ने ये वादा किया कि जो जरूरी चीजें हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक चीजें हैं, जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स हम वहां पर ओपन करेंगे, और ये किफायती दाम में, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर न्यूयॉर्क के लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल। और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब देखिए कितना आप जो सिलसिलेवार तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो वादा किए, ये चारों वादों में एक चीज कॉमन है कि ये सब कॉमन पीपल के लिए है। आप देखिए किसी को सस्ता किसको चाहिए, कि जैसे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, ये लोग ऐप में घंटों स्क्रॉल करते हैं कि जेप्टो में 17 रुपए का मिल रहा है, तो ब्लिंकिट में 15 का मिल रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐप वालों की बात कर रहे हैं। सब्जी मंडी में तो कई लोग मौका ढूंढ के शाम के बाद एग्जैक्टली शाम को उसको सब्जी सस्ते मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली जैसे अपने यहाँ मार्केट्स का वो है कि मंडे सोम बाजार, मंगल बाजार, बुधवार, तो लोग बकायदे उसकी लिस्ट रखते हैं कि चलो यार सोम बाजार सामान लेंगे, कितना सस्ता पड़ जाएगा। अगर सोचिए कि ममदानी ने इतनी गहराई तक जाके ये सब सोचा है, ये सब उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में, अपने बयान में कहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए एज अ अमेरिकन। और जिस तरह से उन्होंने, और न्यूयॉर्क, मुझे लगता है कि अगर न्यूयॉर्क में कोई और इलेक्शन होता ना, तो शायद वो कोई और वादे करता कि हम 50 मंजिला जो है ऐसा टावर बना देंगे जहां से आप पूरी दुनिया देख लोगे।
हम ऐसा कर देंगे, यहां से ऐसा रनवे निकाल देंगे कि आप देखते पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। न्यूयॉर्क ग्रेट अगेन टाइप के नारे देते हैं। आपको कोई ये कहता था कि हम भाई साहब सड़क के बीच से ऐसी नहर निकाल देंगे कि आपको बिल्कुल आनंद। तो ये उन्होंने कहा कि इसकी नीड नहीं है अभी। बस यही बात जो थी ट्रंप की खुन्नस की, उनकी नाराजगी की असली वजह थी, जो ट्रंप ने दुश्मनी पाल ली, ममदानी के वो खिलाफ हो गए लगातार। उनको लगने लगा कि ये ऐसी बातें हैं जो जिनके अंदर एक कैच है, जो वोटर को प्रभावित करेंगी और रिपब्लिक के अगेंस्ट जा सकती है। तीन जो विनीत कैंडिडेट थे, इसमें नंबर 1 पर जो लगातार ओपिनियन पोल्स हो रहे थे उसमें ममदानी ही नजर आ रहे थे। बिल्कुल शुरुआत से कैंडिडेट से उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो पिछड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे थे। और जो तीसरे कैंडिडेट थे जो निर्दलीय थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे, यानी ममदानी जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी के थे। उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय बगावत करके चुनाव लड़ा। और ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया, उन्होंने डेमोक्रेटिक के बागी उम्मीदवार का समर्थन किया। लोगों से कहा कि आप इनको चुनाव जिताइए। तो समझिए आपकी क्या राजनीति, एक नया नैरेटिव अमेरिका में गढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आगे जो चुनाव यहां 2028 में होगा या 2029 में जो चुनाव अमेरिका में होगा वो भी पूरी तरह से पलट सकता है। और ट्रंप भी इस बात को समझ गए, जान गए, इसीलिए उन्होंने कहा मैं फंड रोक दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए ये जो अब देखिए फंड रोकने वाली बात भी मैं थोड़ा सा रविंद्र जी इसको भी हम लोगों को क्लियर करना चाहिए कि आप जो है विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और हमेशा जब भी आप भारत से मिलते हैं तब भी कहते हैं कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपस में मिल रहा है। यहां पर फेडरलिज्म बना हुआ है संघ की, कि आपके केंद्र की क्या क्या चीजें हैं, राज्य क्या है, केंद्र क्या है। आप कैसे ये कह सकते हो कि भैया अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा फंड रोक देंगे। ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार कहे कि इस राज्य में अगर हमारी सरकार नहीं आई तो हम तुम्हारा फंड रोक देंगे। तो अगर ये बात हिंदुस्तान में हो जाएगी तो फिर वहां से अमेरिकन फिर जो है ह्यूमन राइट्स, कहीं जो है ये लोकतंत्र पर अटैक, कहीं माइनॉरिटी पे अटैक, इस तरह के आर्टिकल आपको बहुत बड़े बड़े अखबारों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने खुलेआम कहा कि हम एक्स्ट्रा फंड रोक देंगे। एक्स्ट्रा फंड की उन्होंने कहा जितने संघ के मतलब नियम के मुताबिक है हम केवल उतना ही जारी करेंगे, हम एक्स्ट्रा फंड किसी भी तरह का नहीं जारी करेंगे। ये बात भी बहुत नागवार, पता नहीं क्यों कही, आई डोंट नो कि क्यों ये कही होगी। चुनाव जीतने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो ना, ट्रंप तो ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप अमेरिका भी तो हैं। नहीं, अमेरिका है लेकिन अमेरिका से आगे बड़े हो गए ना ट्रंप। तो आप ट्रंप को अमेरिका से बड़ा मानिए, ट्रंप अपने आप को अमेरिका से बड़ा मान चुके हैं। ये मैं मान लूं कि अब दुनिया के राष्ट्रपति समझते हैं वो अपने आप को अमेरिका के नहीं, वो उससे भी ऊपर समझते हैं। ठीक है, आप अगर बात करें कि अब मुश्किल क्या आ सकती है ममदानी को, क्योंकि अगर आपने चुनावी वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ट्रंप अगर कह चुके कि फंड हम नहीं देने वाले हैं, जो बिल्कुल जो बेसिक जरूरत है वही हम आपको देंगे। आप देखिए ना, समझिए पिछले 35 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है विनीत, शटडाउन चल रहा है अमेरिका में। शटडाउन क्यों लगा है? शटडाउन भी इसी वजह से लगा है कि ओबामा सरकार की तरफ से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए रिबेट दी गई कि भाई आप इलाज कराइए, हम देंगे। ट्रंप का ये कहना कि ये तो बेकार की चीज है, बेकार की चीज है, पड़ते हैं तो अपना इलाज खुद करा लेते हैं। उसी वजह से ये शटडाउन की स्थिति आई हुई है कि सरकार, अमेरिका की सरकार सरकारी कामकाज के लिए फंड को जारी नहीं कर पा रही है। 35 दिन का रिकॉर्ड पहला कार्यकाल जो था ट्रंप का तब बना था, और अब ये आज हम कहें कि 35वां दिन है, ये 35 दिन बराबर हो चुके हैं शटडाउन को लेकर भी। तो ये भी एक स्थिति आ गई। ममदानी ने लेकिन ये कहा था कि भाई अमीर जो लोग हैं, $10 लाख से ऊपर जिनके अर्निंग है, उन्होंने कहा था कि इसकी फंडिंग के लिए जो कॉर्पोरेशंस हैं या जो शहर के अमीर लोग हैं उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और साथ ही साथ इस अनुमान से के मुताबिक वो $9 अरब जुटा लेंगे, और जो हमने चुनावी वादों की बात वो पूरा करेंगे, पूरा कर लेंगे। और इसको लेकर जैसे आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, तो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की उनको अप्रूवल लेनी जरूरी है, जो गवर्नर हो गए उनके अप्रूवल। हम अगर भारत के संदर्भ में समझे तो विधानसभा हो गई, और विधानसभा के जो अपने मुखिया हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो उनकी गवर्नर जो कैथी होचुल है उनका समर्थन उनको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था उस दौरान पूरे कैंपेनिंग कि हम समर्थन देंगे आपको, आप जिस तरह से, लेकिन हम इस फेवर में नहीं है कि टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये
वादे तो आपने कर दिए, लेकिन वादे पूरे आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे जब ट्रंप ने कह दिया फंड नहीं दूंगा, और आपको गवर्नर यानी कि जो न्यूयॉर्क के जो मुखिया है, जिनके हाथ में पूरा पूरा राज्य की बागडोर है, व्यवस्था है, फंड है, उन्होंने भी कह दिया कि टैक्स हम बढ़ाने नहीं देंगे। तो वो कैसे पूर्ति करते हैं, ये एक देखने वाली बात है। चुनाव लेकिन जीत चुके, छप्पर चुनाव जीत चुके हैं और मतदान जबरदस्त हुआ, मतदान जबरदस्त हुआ, चुनाव वो जीत गए, दुनिया भर में चर्चित हो गए हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, उनके नाम, उनकी खोज की जा रही है, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं कि इन सब के बीच अब उनकी डिफिकल्टीज भी आज से शुरू है। सबसे बड़ी डिफिकल्टीज यह है कि आपको हमेशा आप ट्रंप के अगेंस्ट रहेंगे, आपको हर दिन उनसे, क्योंकि देखिए आप, ठीक है आप डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो तो रहेंगे ही आप अगेंस्ट। नहीं, उनकी एक तो वैचारिक मतभेद होता है, मनभेद भी है, वैचारिक है। आप उनको मुस्लिम कहते हो, वामपंथी कहते हो, आप उनको वामपंथी कहते हो, आप उसको खतरनाक बताते हो। तो जब तक देखिए, एक होता है कि मतभेद होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप किसी जायज चीज के लिए जाके भैया कहेंगे हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में ये चीज का वो है, आप हमको फंड दीजिए, वो नहीं मिलेगा, तो उनके लिए टास्क है ये। आप कितना अरबपतियों से, अगर उन्होंने इतना वसूलने लगेंगे, इतना टैक्स बढ़ेगा, तो उस तरफ आक्रोश बढ़ेगा। न्यूयॉर्क जो है ना, आम आदमी पार्टी वाली जो पहला कार्यकाल था वो वाली दिल्ली ना बन जाए। हाँ, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूयॉर्क का जो मेयर होता है ना, उसके पास शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है विनीत। पुलिस सिस्टम भी उनके, पुलिस भी उसके कंट्रोल में होती है। जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो भी उनके कंट्रोल में होती है। जो हाउसिंग की व्यवस्था है वो भी उनके कंट्रोल में होती है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पर भी कंट्रोल मेयर का ही होता है। तो जी, अब हम लोग सोचे कि जैसे अपने यहाँ मेयर का काम होता है, बहुत डिफरेंट वहां के मेयर की जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे आपने जो जो चीजें बताई, अब बहुत बड़ा ये, अगर ममदानी ने, ये मैं आज इस के पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ममदानी ने ये सब वादे फुलफिल किए, तो वो दिन दूर नहीं कि आप इनको एक बहुत बड़ा नेता अमेरिका का देखेंगे। और बोल सकते हैं कि हो सकता है 2029 में बड़ी भूमिका के रूप में आप देखेंगे। लेकिन उनके सामने मुश्किल भी हो जाता है। हाँ, वो जो है ना, एक तरह से कहें कि जिस तरह की वो बातें करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि वो प्रो फिलिस्तीन और एंटी इजराइल की बात करते हैं, वो एक तरह से उनको लेकर लगता है कि वो प्रो मुसलमानों की बात करते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम राजनीतिक इक्वेशन को देखें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन हो सकता है समय के बाद अपने मुझे लगता है कि निखार भी लाते हैं। रविंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट है, उदारवादी चेहरा उनका। वो किसी कम्युनिटी को लेकर बेसिकली कि वो मुस्लिम हैं, तो वो मुस्लिमों को ही उन्होंने अपने पूरे कैंपेन के दौरान, ऐसा मुझे कहीं मैंने उनको देखा तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने सारे धर्मों का, विपक्ष और विरोधी बात कर सकते हैं। हाँ, वो ये तो ट्रंप पूरी तरह से प्रचारित करेंगे कि वो मुसलमान हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन अभी तक उनके कैंपेन में कहीं मतलब कटुता वाले भाषण हो, या हमको कहीं से महसूस हुआ हो कि भाई इन्होंने एक वीडियो क्लिप डाली जिसमें उन्होंने कोई इस्लाम को लेकर या उस चीज को लेकर किया हो, तो ऐसा नहीं। उदारवादी सारे धर्मों को उन्होंने आज देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया अपने विक्ट्री स्पीच पे। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उदारवादी चेहरा है। और अगर जो चीजें, जो वादे उन्होंने किए हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। कुल मिलाकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर, दूर, 7 समंदर पार अमेरिका में भी जब इस तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं तो वोटर में चर्चा होती है। बिल्कुल। और वोटर उसी लिहाज से वोटिंग भी करता है और वो जीत भी दिलाने की क्षमता रखता है, मादा रखता है, और फिर उसकी नजर भी रहती है कि जो आपने वादे किए वो कितना पूरा किया गया। रोटी कपड़े मकान की बात हम यहाँ पे सुनते थे, लेकिन वहां भी हुई और उनके फेवर में गई। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो ममदानी ने क्या लगता है जो वादे किए हैं वो सही हैं, और आपको लगता है कि इन वादों को पूरा वो कर पाएंगे? क्या कन्फ्रंटेशन, आमना सामना ट्रंप से लगातार ममदानी का रहेगा? विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर ममदानी ट्रंप का सामना करेंगे? तमाम आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इंतजार आपके कमेंट्स का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवभारत टाइम्स देखते रहिए। नमस्कार।